तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि पिछले वीडियो में आपने समझा होगा, जरूर देखा होगा आपने, मैं आशा करता हूँ आपने पिछला वीडियो मेरा देख लिया होगा। तो उसमें हमने जाना था सेट की डेफिनेशन से हमने शुरू किया था। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर हम मैथमेटिक्स का कर रहे हैं। सेट की डेफिनेशन से हमने शुरू किया था और सेट की डेफिनेशन को अच्छे से हमने समझा था कि सेट में क्या क्या ये मतलब चीजें होती हैं, कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हमने समझ लिया था। डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से हमने इनको बनाना, एक से दूसरे में कन्वर्ट करना, ये सारी चीजें हमने पिछले मेरे वीडियो में देख ली हैं। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में जो भी काम है, एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करने का तरीका हम पहले ही सीख चुके हैं। तो अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप ये शुरू करने से पहले वो वीडियो जरूर देख लें। इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी और उसको पढ़ने के बाद ओनली एक्सरसाइज ही नहीं, फिर इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन बने तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, उसको शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, मतलब पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है आंसर। सो पहले तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए ना सेट की डेफिनेशन क्या है। तो उसके लिए आप वो मेरा पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, सेट की डेफिनेशन क्या होती है। मैं रिकॉल भी यहां पर करा दूंगा। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इस पर हमने कल बात की थी, मतलब पिछले वीडियो में बात की थी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन आप बना लीजिए, बस वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वेल डिफाइंड होने का मतलब है कि किसी एलिमेंट को सेट में इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है, इस पर कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि किसको इस सेट के अंदर रखना है और किसको नहीं रखना। अब पहले क्वेश्चन से हम समझते हैं। द कलेक्शन, फर्स्ट वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो ये सेट हम आसानी से बना सकते हैं। पहले वाले में देखिए क्या कहना है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। जे लेटर से शुरू होने वाले मंथ्स का नाम का सेट बनाना है आपको। तो इस सेट को मैं जे से ही शो कर देता हूं। ये भी मैंने बताया हुआ है कि किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। तो फिर एक ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। अब इसमें हम वो सारे मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनका प्रारंभ जे लेटर से होता है, शुरू जे से होते हैं। तो पहला ही आपको पता है जनवरी है, फरवरी तो एफ से होता है, नहीं होता, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यही तीन यहां पर हमारे पास इस सेट के अंदर एलिमेंट होंगे। तो जनवरी, जून और जुलाई, ये एक सेट हमारा यहां पर ये बन गया। तो क्या ये सेट है कि नहीं? बिल्कुल सेट है, क्योंकि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है ना। क्या सितंबर इस सेट के अंदर आएगा? सितंबर इस सेट के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एस से शुरू होता है। क्या नवंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि वो एन से शुरू होता है। तो इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि किसको इंक्लूड करना और किसको एक्सक्लूड करना है। तो इसीलिए ये फर्स्ट वाला हमारा जो है वो सेट फॉर्म करेगा। ऐसे ही सेकंड वाला एग्जांपल देखें। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब इस पर ध्यान देंगे। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। 10 ऐसे राइटर्स के नाम बताने हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। अब क्या हम ऐसे कोई राइटर, 10 राइटर के नाम बना सकते हैं? तो भाई देखिए, कोई अगर आपको ये सेट बनाने को दे तो हो सकता है 10 लोगों के नाम लिखने में पहला नाम कोई लिखेगा मुंशी प्रेमचंद, जो पुराने लोगों को पढ़ना पसंद करता हो, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, इस तरीके से। अब नए लोगों को मतलब जैन जी, जो आज के बच्चे हैं हम लोग, इन लोगों को अगर कोई देगा तो कोई चेतन भगत लिख सकता है या अमीश त्रिपाठी लिख सकता है। ऐसे करके 10 नाम
कोई भी अलग अलग दिए जा सकते हैं और ऐसे कितने ही सारे कलेक्शन वो लोग बना सकते हैं, क्योंकि हर किसी की नजर में 10 मोस्ट टैलेंटेड की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। तो इस सेट के अंदर किसको रखना है, किन 10 लोगों को रखना है और किन 10 लोगों को नहीं रखना है, इसके बारे में कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। इसीलिए ये वाला जो है वो सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन क्या नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। पिछले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया हुआ है वेल डिफाइंड कौन होते हैं कौन नहीं होते, इसीलिए हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये कलेक्शन सेट नहीं है, काट दिया मैंने। दूसरा, तीसरा, अगला भी वही, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के 11 सबसे बेस्ट क्रिकेट खेलने वाले लोग, बैट्समैन। अब फिर वही इसमें वही बात आ जाती है कि क्या 11 लोग ही हैं क्या ऐसे बेस्ट? मतलब कोई एक सीरीज हम ऐसी बना पाएंगे? क्योंकि किसी व्यक्ति को हो सकता है विराट कोहली पसंद हो और किसी को MS धोनी पसंद हो और किसी को रोहित शर्मा पसंद हो, तो ऐसे अलग अलग क्रम हो सकते हैं 11 लोगों के। तो बेस्ट कैसे आप बता पाएंगे? तो ये भी सेट हमारा नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अच्छा, अब इस पर विचार कीजिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सारे बॉयज का कलेक्शन। तो अब देखिए, क्या मैं ये कलेक्शन इजीली बना सकता हूं? मैं अपनी क्लास में जाऊंगा और जो रजिस्टर होता है क्लास का उसको उठाएंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन बॉयज हैं और उन सबके नाम आप एक ऐसे सेट बना करके उसके अंदर लिख देंगे, तो आपके बॉयज का कलेक्शन बन जाएगा। तो इसमें तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और किसको रखना है किसको नहीं रखना है बिल्कुल आपको पता है, क्योंकि आपको पता है ना, उस रजिस्टर की वजह से, वो डेटा की वजह से आपको पता है ना कि उस क्लास में कौन बॉय है, कौन गर्ल है और कौन है और कौन नहीं है। किसी बाहर के व्यक्ति को आप उस सेट में अंदर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उस सेट में कौन आने वाला है। तो इसीलिए ये वाला भी हमारा सेट है। इसी तरीके से द कलेक्शन, ये तो मैंने कल एग्जांपल में ही करा दिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो इसके लिए आप सेट आराम से बना सकते हैं। लेस देन 100, नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से 2, 3 और डैश 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 100 तक ये जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, सेट है। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे नॉवेल्स का कलेक्शन। तो उनके द्वारा लिखे नॉवेल्स का कलेक्शन ये तो फिक्स है ना कि उन्होंने कौन कौन सा नॉवेल लिखा है, ये तो कंफर्म है ना कि उन्होंने लिख रखा है। क्यों? अगर किसी और के नॉवेल का नाम उनके नाम से थोड़ी नाम लिख सकते हैं। तो हमें पता है ना कि कौन आना है इस सेट में और कौन नहीं आना, कौन सी बुक का नाम लिखना है, कौन सी बुक का नाम नहीं लिखना है, ये हम अच्छे से इस सेट में जानते हैं। तो इसीलिए ये कलेक्शन भी एक सेट है। इसी तरीके से द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर का कलेक्शन में आसानी से बना सकता हूं। इंटीजर बोले हैं तो निगेटिव पॉजिटिव सारे ही नंबर आएंगे। तो -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, जो 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो ऐसे करके एक कलेक्शन हम बना सकते हैं। क्या इसमें 3 आएगा? नहीं आएगा, अच्छे से जानते हैं। क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। क्या 12 आएगा? हाँ जी बिल्कुल आएगा। तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो ये कलेक्शन भी एक सेट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे 8th, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। बिल्कुल कलेक्शन बना सकते हैं। एक ब्रैकेट बना करके क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें और लास्ट तक लिखते रहें और खत्म हो जाएगा और पता भी है कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। इसी तरीके से 9th में एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर आप समझ सकते हैं कि मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, अब एक कलेक्शन बनाया मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का, तो उसमें लायन रख दिया, पैंथर रख दिया, एलिफेंट रख दिया, ऐसे करके बनाया। लेकिन कोई किसी को कहा कि नहीं मुझे तो इनसे डर नहीं लगता, मुझे किसी और से डर लगता है, वो दूसरा नाम लेके आ जाए। तो इसीलिए ये पर्सन टू पर्सन ये सेट, ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों? क्योंकि किसको इंक्लूड और किसको एक्सक्लूड करना है ये बात समझ में आने लायक नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को तो डॉग से भी डर लगता है, कुछ लोगों को बिल्ली से भी डर लगता है और कुछ लोग तो छोटे से कॉकरोच से भी डर जाते हैं या छिपकली से भी डर जाते हैं। तो इसीलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए ये भी एक सेट नहीं बनेगा। एक बात आपने सभी ने गौर की होगी, अगर आपने ध्यान दिया अब तक, तो जिस भी
सेट, जिस भी कलेक्शन में इस तरीके के वर्ड आ रहे हैं, मोस्ट, या फिर पीछे जैसे वर्ड आए थे, क्या क्या आए थे, बेस्ट, या फिर मोस्ट, देखो फिर से मोस्ट, मतलब ऐसे जो जिसमें रैंकिंग देनी हो, उस टाइप के जो कलेक्शंस हैं वो सेट नहीं होते हैं। रैंकिंग देने वाले कलेक्शन सेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि रैंक देने का काम सेट में नहीं हो पाएगा, क्योंकि रैंक किसी और व्यक्ति के हिसाब से वो रैंक्स कुछ और हो सकती हैं, क्योंकि क्या पता जिन 10 लोगों को मैं पसंद करता हूं कोई दूसरा व्यक्ति उन 10 लोगों को पसंद ना करता हो। तो मैथमेटिकली फिर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि मैथ्स में हमारे पास डेफिनेशन हमेशा सेम रहती है, डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होती, तो डेफिनेशन हमेशा सेम रहती है। मैंने कल कुछ सेट्स के एग्जांपल दिए थे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमेशा ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 है। अगर इंटीजर है तो वो जीरो से माफ कीजिएगा, निगेटिव पॉजिटिव सारे ही नंबर उसके अंदर शामिल हैं। इस इंटीजर के सेट के अंदर आप 1/2 नहीं दे सकते, कभी भी कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डेफिनेशन है ये कि ये इंटीजर होना चाहिए, ये फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से कोई भी अगर सेट है तो पर्सन टू पर्सन उसकी डेफिनेशन चेंज नहीं होनी चाहिए, वो डेफिनेशन हमेशा सेम रहनी चाहिए, तभी वो कलेक्शन सेट बनेगा, नहीं तो सेट नहीं बनेगा, वो वेल डिफाइंड नहीं होगा। तो इन एग्जांपल से मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान सा है। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, ये सिंबल और ये सिंबल यूज करना है इन द ब्लैंक स्पेसेस। ये जो ब्लैंक स्पेसेस दिए मैंने कल बताया था, इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स टू, अगर कोई सेट हमारे पास जैसे यही सेट दे रखा है, तो अगर कोई एलिमेंट, ये जो इनके मेंबर होते हैं इनको एलिमेंट बोला जाता है, तो कोई एलिमेंट इस सेट के अंदर अगर है तो उसके आगे ये वाला साइन लगाते हैं, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। कि मतलब बिलोंग्स टू मतलब उसमें बिलोंग करना, उससे संबंध रखना, उसके अंदर होना। तो 5, क्या 5 इस सेट के अंदर है? जी बिल्कुल 5 इस सेट के अंदर है, इसलिए यहां पर ये वाला सिंबल आ जाएगा। 8, क्या इस सेट के अंदर 8 है? नहीं है, इसीलिए ये सिंबल आएगा। 0 इस सेट के अंदर है? नहीं है, इसलिए ये सिंबल आएगा। 4 है तो ये, 2 है तो फिर से बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। और पढ़ते क्या है? 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं। तो ये साइन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब आ रहे हैं आगे, इनको ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। कल मैंने आपको बताया है, कल का मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है रोस्टर फॉर्म क्या होती है। कोई भी अगर सेट लैंग्वेज फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर किसी फॉर्म में, अब आप ये समझ लीजिए ये वाला जो फॉर्म है ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। कल के वीडियो में मैंने, पिछले वीडियो में मैंने ये समझा रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है किसी सेट के एलिमेंट्स को अलग अलग लिस्ट बना करके लिख देना, लिस्ट बना करके लिखना है। तो अब देखिए a इक्वल्स टू x, इस कोलन का मतलब होता है सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन x लेस देन 7। तो इसका क्या मतलब है देखिए। तो आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखें? रोस्टर फॉर्म का मतलब एक लिस्ट बनाना। तो इस सेट के अंदर ऐसे x आ रहे हैं जो कि इंटीजर हैं और -3 और 7 के बीच में हैं। -3 भी हो सकता है क्योंकि यहां पर देखिए इक्वल्स टू यूज हुआ है, लेस देन और इक्वल्स टू। सो इस सेट में कौन कौन आएगा? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 7 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि इक्वल्स टू का साइन नहीं है, तो ये सेट बंद हो। तो आपने देखा रोस्टर फॉर्म का मतलब एलिमेंट्स को अलग अलग लिख करके कॉमा लगा के उनके बीच में लिख देना। अगर ये रोस्टर, इसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म में बनाने का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को नहीं लिखना, बल्कि उन एलिमेंट्स में क्या ऐसा रिलेशन है या फिर क्या ऐसा एक कॉमन रूल है जो उनको एक सेट के अंदर रख रहा है। किसी भी सेट में अगर कोई एलिमेंट्स हैं तो एक कॉमन रूल के वजह से वो अंदर हैं, एक कॉमन रूल है उनके लिए जिस वजह से वो उस सेट में रहते हैं। तो उस कॉमन रूल को लिखना इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। और अगर हम एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हैं तो तब उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो यहां पर हमें इन सेट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन मैं समझता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला देखते हैं। बी, x such that x is a natural number less than 6। नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब देखिए ध्यान से, ये नेचुरल नंबर बोला है तो निगेटिव वाले अब नहीं लिखने हैं। यहां पर नेचुरल नंबर लेस देन 6 कहां से शुरू होते हैं? 1 2 3 4 5 और ये खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। अब ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर कि उसके डिजिट्स का सम 8 हो जाए। डिजिट्स का सम मतलब जैसे 27 नंबर है तो इसके डिजिट क्या है? 2 और 7, 2 + 7 कितना आया? 9। अब हमें ऐसे ही नंबर चाहिए 2 डिजिट के जिनको जोड़ने पर क्या आए? 8 आए। 8 जैसे किसको जोड़ने पर आ सकता है? जैसे आप 17 ले लें, 17 लेंगे तो क्या आएगा? 1 + 7, 1 + 7 कितना आएगा? 8 आएगा ना। तो ऐसे ही नंबर हमें चाहिए 2 डिजिट्स के सारे नंबर्स जिनको जोड़ने पर क्या आए? 8 आए। तो आसानी से बना सकते हैं c = ये ब्रैकेट लगाते हैं हमेशा सेट लिखने के लिए रोस्टर फॉर्म में, और उसके बाद एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिखते हैं। तो 2 डिजिट का नंबर जिसको जोड़ के 8 आए, जिसके डिजिट्स को जोड़ के, तो 17 26। ये आप देख सकते हैं आराम से नंबर लिस्ट में कि किन 2 डिजिट्स को जोड़ के 8 आ रहा है। डिजिट्स को जोड़ के 8 बनाना है। 6 + 2 8 होगा ना। उसके बाद 35, 35 के बाद 44, 53, 62, 71, 8080, बस 90s में तो होगा नहीं, 90s में तो 9 से ऊपर हो जाएगा हमेशा। तो ये एक सेट हमारा बन गया। तो इसको हम फिर ऐसे करके लिख देते हैं। चलिए अब इसको मिटा देता हूं। इसके बाद आगे बात करते हैं, x is a prime divisor, x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60। और कैसा है? प्राइम नंबर है। ध्यान दीजिए, 60 के ऐसे डिवाइजर लिखने हैं जो कि प्राइम हो, मतलब फैक्टर्स लिखने हैं ना, प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 2 से फैक्टर्स तो करना आप जानते हैं, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो क्या क्या निकल के आए? 2 3 एंड 5। अब इसने क्या बोला था? प्राइम डिवाइजर बोला था ना। ऐसे सारे डिवाइजर नहीं लिखने, नहीं तो डिवाइजर तो 12 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, लेकिन हमें ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि प्राइम डिवाइजर हो। प्राइम नंबर आप जानते होंगे ना, प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके और दूसरे कोई फैक्टर नहीं होते, केवल वही उनके फैक्टर होते हैं। 1 और वो खुद अपना ही फैक्टर होते हैं। जैसे एक नंबर में ले लूं 11, क्या 11 का और कोई फैक्टर है? नहीं। क्या 5 का क्या कोई और फैक्टर है? नहीं। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर है जिनके कोई अपने आपस में फैक्टर नहीं होते। ओके, सो x is a prime number which is divisor of 60। तो ये सेट क्या बनेगा? d = 2 3 5। समझ गए हैं आप लोग? अगला, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो लेटर्स आए हैं उन सब का एक सेट बनाओ बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, e = ब्रैकेट, ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया है? T R I G O N। अब देखिए O दोबारा आया है, लेकिन कल के वीडियो में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सेट में रिपीटिशन नहीं किया जाता है। रिपीटिशन का मतलब अगर कोई एलिमेंट एक बार आ गया तो उसको दोबारा फिर नहीं लिखते हैं।
तो ओ एक बार हमने इस सेट के अंदर लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखना। फिर उसके बाद एन, ओ नहीं लिखेंगे, अब एम ई, फिर टी। टी देखिए एक बार मैं लिख चुका, टी एक बार मैंने शुरू में लिख दिया तो इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। TRIGONME आर, आर भी एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे तो वाई, और ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ट्रिग्नोमेट्री लेटर में जो वर्ड आ रहे हैं उनका एक सेट बन गया। इसी तरीके से 6th क्वेश्चन में द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन दी वर्ड बेटर। तो अब समझ गए होंगे आप क्या फंडा है। बी ई, अब देखो टी इसमें 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, ई भी 2 बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, और आर, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। तो समझ गए होंगे, आशा कर रहा हूं आप लोग की रोस्टर फॉर्म कैसे। रोस्टर फॉर्म कुछ नहीं है, बस उसके एलिमेंट्स को लिस्ट करके लिख देना है, लिस्ट बना के लिख देना है। अब अगले क्वेश्चन में अपोजिट काम होगा। 3rd वाले में आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा था, ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म दिए हुए थे। अब हम क्या करेंगे, सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में दिए हुए सेट्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। एक बात ध्यान देंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, पहले भी मैंने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की है, और अभी मैंने 2 मिनट पहले आपको ये बताया भी। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है सेट को बिल्ड करने वाली फॉर्म। यानी कि ऐसा नहीं है कि सेट के एलिमेंट सारे के सारे लिख दो। देखिए एक बात आप समझिए, हमारे सेट्स जो होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े सेट हो सकते हैं। अभी हमने देखे, जो हमने अभी रोस्टर फॉर्म में लिखे, इनमें कुछ कुछ ही एलिमेंट आ रहे थे, किसी में 4 एलिमेंट, किसी में 5 एलिमेंट, किसी में 8, किसी में 10, इससे ज्यादा नहीं आ रहे थे। लेकिन हमारे सेट बहुत बड़े बड़े हो सकते हैं। जैसे मैं एक सेट बना लूं कि भाई मुझे नंबर लिख दीजिए आप 1 से लेकर के 2000 तक के नंबर्स का सेट बना के दे दीजिए, तो अब इतना लंबा सेट लिखने में तो कई सारे पेज भर जाएंगे 1 से लेकर 2000 तक की गिनती लिखने के लिए। तो इसीलिए रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज किया जाता है जब सेट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। छोटे सेटों को भी लिखा जा सकता है, पर उसका जनरलाइजेशन इसलिए जरूरी है, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना सीखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि कई बार हमारे पास बहुत बड़े बड़े सेट होते हैं जिनको कि हम पूरा का पूरा नहीं लिख सकते, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म सीखना जरूरी है। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बोला कि 1 से लेकर के 2000 तक की गिनती अगर लिखनी है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए सेट बिल्डर फॉर्म में इसको आसानी से ऐसे लिखा जा सकता है, a इक्वल्स टू ब्रैकेट, ये तो सब में सेम रहना है। जब भी सेट लिखें तो किसी कैपिटल लेटर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद ब्रैकेट यूज किया जाता है। उसके बाद यहां पर ये सब में कॉमन होता है सेट बिल्डर फॉर्म में, x लिखते हैं, x फिर कोलन लगाते हैं। x इसका इस x को लिखने का यह मतलब है कि इस सेट के अंदर x आ रहा है। कौन x आ रहा है ये बता रहा है, सच दैट, ये कोलन का मतलब सच दैट, x सच दैट। अब क्या था मेरे सेट की कंडीशन कि 1 से लेके 2000 तक नेचुरल नंबर लिखो। तो नेचुरल नंबर है तो पहले मेरे को बताना पड़ेगा कि x एक नेचुरल नंबर है। कल मैंने बताया था x बिलोंग्स टू n, n का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, x जो है वो n से आ रहा है। एंड क्या है x, 1 से लेके 2000 के बीच कोई नंबर है, तो इसको बताने के लिए ऐसे 1 लेस देन x लेस देन 2000। तो ये सेट आपका रोस्टर फॉर्म में लिख गया। इसी तरीके से रोस्टर फॉर्म काम करती है, बहुत इजी है। सबसे पहला काम आपका यहां पर x लिखना है, सब में कॉमन है, x लिखो, x इसका मतलब है सच दैट, फिर यहां पर वो रूल लिखो जो रूल आपको वो बोल रहा है, वो उस सेट में कौन एलिमेंट आएंगे, वो किस रूल से बंधे हुए हैं, वो रूल यहां पर लिख दो। इस सेट के लिए यही रूल था ना कि वो नंबर जो है वो नेचुरल होना चाहिए और 1 से 2000 के बीच में होना चाहिए, तो आपने वो रूल लिख दिया तो ये काम हो गया। ओके, सो अब हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेट बिल्डर का क्वेश्चन जो है उसको करते हैं। क्या क्वेश्चन है? पहला सेट दिया है, यहां पर लिखता हूं 3, 6, 9, 12।
एक और इंपॉर्टेंट बात है इन सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए, हमें वो रूल समझना आना चाहिए कि किस रूल की बात हो रही है, वो रूल हमें समझना आना चाहिए। अब ये सेट में कौन लिखे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या रूल है इनका लिखने के पीछे, उसको हमें पहले समझना होता है सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए। अब यहां पर 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 12 आ रहा है, पॉज करके आप सोचिए, अब फिर मैं आपको बताता हूं। आप देखेंगे कि ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। तो आपने देखा कि ये क्या है, ये 3 के मल्टीपल लिखे हुए हैं। तो रूल हमें पता चल गया कि 3 का मल्टीप्लाई हुआ है 1 से, 2 से, 3 से और 4 से। तो ये 4 एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर आ गए हैं। तो रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए सबसे पहले सेट को नोटेशन देते हैं, ए इक्वल्स टू, क्या लिखते हैं यहां पर, x, फिर कोलन, x सच दैट। कौन x आ रहा है इसके अंदर, कौन x आ रहा है, x ऐसे आ रहे हैं जो कि 3 के मल्टीपल्स हैं। तो इसको बताने के लिए मैं क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकता हूं, x जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 इंटू एन हुआ है, और n क्या है, n, ये वाला कोलन नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाया जाता है। n क्या है, n नेचुरल नंबर है। अब क्या सारे नेचुरल नंबर है, नहीं, उसमें तो 4 ही एलिमेंट है ना। तो एक और बात इसमें बतानी पड़ेगी कि n जो है ना वो 1 से 4 के बीच में है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म इसका कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे। अभी धीरे धीरे जब मैं 5 क्वेश्चन करा दूंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनाते हैं। दूसरे में क्या दिया है, 2 4 8 6 32। सबसे पहले तो आप सेट को पहचानिए, ये सेट में आखिर कह क्या रहे हैं वो, 32। अब देखिए ये क्या है, पहचान पा रहे हैं, ये मल्टीपल्स नहीं है, 2 2 4, 2 3 6 होता ना, 8 आ गया, मल्टीपल्स नहीं है। क्या है देखिए, 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 रेज टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16, 2 रेज टू द पावर 5 ये 32। यानी कि ये 2 की पॉजिटिव पावर्स की हुई हैं, 2 की नेचुरल पावर्स की हुई हैं 1 से लेकर के 5 तक। तो अब सेट बिल्डर में लिखने के लिए सबसे पहले एक नोटेशन देते हैं, इसको b बोल देता हूं, b इक्वल्स टू, अब ब्रैकेट यहां लिखेंगे, सब में वही लिखना होता है, x सच दैट। अब जैसे यहां पर x क्या था, 3 का मल्टीपल, लेकिन यहां 3 का मल्टीपल, यहां 2 की पावर हो रही है कुछ, तो x इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, और फिर वही बात, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, और n की वैल्यू बता देनी है। अब कहां से कहां तक है, 1 लेस देन n और लेस देन 5। इसका मतलब 1 से लेकर के 5 तक का n लेकर के 2 टू द पावर n करनी है, तो ये सेट हमारा रेडी हो जाएगा। अब खुद सोचिए ना, अब जब आप यहां 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो 4, ऐसी तरीके से सारे एलिमेंट यहां पर मिल जाएंगे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से तीसरा भी करेंगे, इसको थोड़ा सा साफ कर लूं, जगह की प्रॉब्लम है थोड़ा सा अभी, क्योंकि मैंने ये शुरुआत ही की हुई है, तो थोड़ा सा ये वन नोट का सिस्टम भी थोड़ा अच्छे से समझना है मुझे, धीरे धीरे आ जाएगा। तो देखिए अब ये वाला, इसमें ध्यान दीजिए, ये भी उसी तरीके का है। यहां देख पा रहे हैं आप, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, यही होता है ना। तो रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, c इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, और n क्या है, n इज ए नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर के 4 तक, तो 1 लेस देन n लेस देन 4, खत्म। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला आप खुद ही कर सकते हैं, मुझे लगता है होमवर्क में दे दूं क्या, चलो देखो, 2 4 6,
और एक खास बात और है इस सेट में, एक खास बात और है। क्या खास बात है? यहां पर लिखता हूं डी एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू, ये क्या है? 2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 के मल्टीपल्स हैं, लेकिन कहां से कहां तक है ये इसमें नहीं बताया। ये 2 4 6 उसके बाद ये डैश 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 कर दिया, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा। ये सेट कैसा है? इनफाइनाइट सेट है। तो x इक्वल्स टू 2n एंड यहां पर हम क्या लिखेंगे? n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, और यहां पर जैसे इन्होंने डैश डैश किया हम भी यही करेंगे। n इक्वल्स टू 1 2 3 डैश डैश डैश, और ये हमारा सेट ओवर। तो समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 1 4 900। ये देख रहे होंगे आप स्पेशल पैटर्न, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 100 10 का स्क्वायर 100। तो क्या बनेगा सेट? E इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, स्क्वायर हो रहे हैं ना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल, और n की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 लेस देन n और लेस देन 10। उम्मीद कर रहा हूं मैं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने साथियों से शेयर भी कीजिएगा। अब 5th क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आप क्या बोल रहे हैं? लिस्ट करो। तो लिस्ट हम कौन सी फॉर्म में करते हैं? इनडायरेक्टली इन्होंने आपसे क्या पूछा है? लिस्ट करने का मतलब रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पूछ लिए। अब देखिए पहला वाला, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कौन होते हैं? ऑड कहां से शुरू होते हैं? 1 से, 3 5 7 9। अब लिस्ट खत्म तो होगी नहीं ना, तो ये ऐसे डैश डैश करके छोड़ देंगे। बी वाला, x सच दैट, ये सारे कैसे फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे ना, एक ही पैटर्न है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को बोला है। तो x इज एन इंटीजर और x इज बिटवीन -1/2 to 9/2। अच्छा, इसको जरा समझना, इसको जरा अच्छे से समझना, इसमें कुछ अच्छी बातें हैं। -1/2 से 9/2 के बीच में है और इंटीजर है। खास बात यह है कि इंटीजर है। जरा सोचो नंबर लाइन पे, लाइन भी सीधी नहीं खींच रही है। जरा देखिएगा अच्छे से। यहां पर बीच में 0, 0 के बाद इधर कहीं 1, इधर कहीं 2 3 4 5, और ऐसे ही यहां पर -1 -2 -3 -4 नंबर लाइन हो गई। और ये ऐसे तो चलती रहती है नंबर लाइन आगे तक। तो आप देख रहे हैं आपको ऐसे इंटीजर्स देने हैं जो कि -1/2 और 9/2 के बीच में। -1/2 कहां पे आएगा नंबर लाइन पे? -1/2 मतलब -0.5, 0.5 मतलब इधर, तो ये यहां पर आएगा -1/2। और 9/2 मतलब 2 4 जा 8 यानी 4.5। 4.5 कहां पर आएगा? यहां पर 9/2। तो ये -1/2 और ये 9/2, इसके बीच जितने इंटीजर हैं वो आपको यहां पर लिखने हैं। तो बी वाला में देखिए इसका सेट जो बनेगा वो क्या बनेगा? b इक्वल्स टू, अब -1/2 से 9/2 के बीच इंटीजर्स, तो इंटीजर क्या? 0 इंटीजर है, 0 1 2 3 4 और 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 बाहर है।
4 तक ही आएंगे। अच्छा एक बात सोचिए, अगर यहां पर ये इंटीजर्स नहीं बोला होता, अगर यहां पर बोला होता है नेचुरल नंबर दो, x इज ए नेचुरल नंबर और इट लाइज बिटवीन -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2, तो तब हम इस सेट में 0 को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं ना, तो 0 को क्यों रखते उसमें फिर, है ना। तो ये बात हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि वो इंटीजर पूछ रहा है या नेचुरल नंबर पूछ रहा है, ये वेरी कर सकता है आपके क्वेश्चन टू क्वेश्चन। नेक्स्ट है सी, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 4, जिस जिस नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा है वो नंबर आपको यहां पर लिस्ट करना है। तो अब वो और होना कैसा चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर कौन कौन से हैं, -2, -1, 0, 1, 2, यही सब होते हैं। तो -2 का स्क्वायर 4, लेस देन और इक्वल टू बोला था ना, क्या -3 का भी आएगा, -3 का तो -3 का तो 9 होता है, तो 9 तो लेस नहीं है ना 4 से, तो 9 ये -3 नहीं आएगा। तो x ऐसे मतलब x लिखने हैं, स्क्वायर नहीं लिखना उसमें आपको नंबर लिखने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है। तो इसमें कौन कौन आएगा सी में, -2, -1, 0, 1 और 2, ये सारे आ जाएंगे क्योंकि इन सब का स्क्वायर 4 से छोटा है। अच्छा फोर्थ में डी, एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, लॉयल वर्ड में लेटर का सेट, तो ये तो बहुत आसान है, LOYA, L दोबारा नहीं आएगा क्योंकि L एक बार पहले लिख चुके। ई वाला, X इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, ऐसा मंथ जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो 31 डेज नहीं होते, शुरू करिए आप फरवरी से, फरवरी, अप्रैल और फिर उसके बाद जून, जुलाई अगस्त में तो 31 होते हैं, जून, सितंबर, नवंबर, ये सारे मंथ आप उसमें लिख दीजिए सेट बना करके, तो ये काम हो जाएगा, ये भी हो गया। और लास्ट वाला देखिए, X इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विद प्रीसीड्स के, के से पहले आने वाले सारे इंग्लिश अल्फाबेट के कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, AEIOU, इनको कहते हैं वॉवल्स। इनके अलावा जो A to Z इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें जो भी लेटर होता है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट कौन होंगे, B, C, D, E नहीं, F, I भी नहीं, J और K तो फिर हो गया। तो K से पहले आने वाले ये कॉन्सोनेंट होंगे, ये हमारा सेट बन गया। और अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर और वीडियो के भी लास्ट की ओर अब हम लोग बढ़ रहे हैं। जरूर आप अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे को क्या सुधार करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जरूर आप लोग बताएं, है ना। 6th क्वेश्चन देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये लेफ्ट में आपको, सॉरी लेफ्ट नहीं, ये राइट में आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिए हैं और लेफ्ट में आपको रोस्टर फॉर्म दिए हैं। मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होगा। पहला क्या है, 1 2 3 6, 1 2 3 6, ये कौन हो सकते हैं, एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। देखो 6 तो प्राइम नहीं होता ना, तो पहला वाले में तो मैप नहीं होगा। एक्स इज एन ऑड, तो ऑड, 6 तो ऑड नहीं है, पहले में नहीं होगा, सॉरी दूसरे में नहीं होगा। सी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है, तो 1 डिवाइड करता है 6 को, 2 करता है, 3 करता है, 6 करता है, तो ये फर्स्ट का सी। 2,3, 2,3, सो x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये इसमें मैच हो जाएगा ना, 2 और 3 दोनों प्राइम है और 6 को डिवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स बना रहा है, ये तो डी वाले से ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये वाला फिर बचा बी। तो अब ये एक्सरसाइज इस तरीके से हमने पूरी पढ़ के खत्म कर ली, आपको समझ में आया होगा पहले क्वेश्चन से लेके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर वीडियो को शेयर भी करें ताकि उनको भी इजी एक्सेसिबल एजुकेशन मिल पाए
और अच्छे से मैथमेटिक्स को वो समझ सकें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।